नमस्कार साथियों। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। पिछली जो वीडियो हमने बनाई थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसी वीडियो को ध्यान में रखते हुए पूंजीवाद को साथ में लेते हुए समाजवादी अर्थव्यवस्था को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चर्चा हम करें समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने बताया था कि उत्पत्ति के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अस्तित्व होता है, अधिकार होता है। उसी प्रकार से समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर समाज का या सरकार का प्रतिनिधित्व होता है। उत्पत्ति के साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन, ये 5 उत्पत्ति के साधन हैं। इन पर किसी अकेले व्यक्ति का अधिकार होता है तो वो होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और इन 5 साधनों पर यदि समाज का या राज्य सरकार का हस्तक्षेप होता है या प्रतिनिधित्व होता है, वो होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। एक डेफिनेशन है मॉरिसन, उन्होंने बताया कि समाजवाद में सभी बड़े बड़े उद्योगों एवं भूमि पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है और उनका प्रयोग एक राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन के द्वारा निजी लाभ के लिए नहीं वरन सामान्य हितों के लिए किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है क्योंकि उसका संचालन पूर्व निर्धारित योजना अनुसार ही होता है। और अधिक गहराई में जाने के लिए समाजवाद की कुछ जो परिभाषाएं हैं, इन्हीं के आधार पर हम कुछ बिंदुओं के रूप में समेटने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, इसमें बड़े पैमाने में काम में ली जाने वाली समस्त पूंजीगत वस्तुएं समाज के स्वामित्व में होती है, जैसे फैक्ट्रियां, मशीनरी, खाने आदि। नंबर 2 में बात करें तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जाती है और इसका अधिक समान बंटवारा करने का प्रयास किया जाता है कि जो भी कंपनियों के द्वारा उत्पादन हुआ उसका समान रूप से वितरण हो सके, ऐसा प्रयास इस अर्थव्यवस्था में किया जाता है। नंबर 3 में अगर हम बात करें, इस अर्थव्यवस्था में व्यक्ति की काम करने की प्रेरणा, व्यवसाय के चुनाव की स्वतंत्रता एवं उपभोक्ता की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। इस बिंदु में कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति अगर योग्य है तो उसको उसकी योग्यता के अनुसार ही कार्य मिलता है, योग्यता के अनुसार ही इसमें उसको वेतन दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये समाजवादी अर्थव्यवस्था से एक बार दोबारा मैं इसको दोहराना चाहूँगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है क्या, कि उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होना ही समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इसमें निजी व्यक्ति भी होता है, ऊपर से सरकार का हस्तक्षेप भी इसमें पाया जाता है, तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती। अब बात करें हम समाजवाद की विशेषताएं, इस अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। नंबर 1 की अगर बात करें, उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व। ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी उत्पादन के साधन हैं उन पर सरकार का स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। निजी संपत्ति एवं निजी उत्पादक साधनों का राष्ट्रीयकरण कर उन्हें सरकारी स्वामित्व में ले लिया जाता है और निजी लाभ का इसमें लोप हो जाता है, यानी व्यक्ति विशेष का इसमें कोई भी लाभ की बात नहीं की जाती है। नंबर 2 में अगर हम बात करें तो केंद्रीय शक्ति का बोलबाला। अर्थव्यवस्था का संचालन केंद्रीय शक्ति द्वारा होता है। सत्ता में भी अनेक व्यक्ति होते हैं, कानून और नियम बना दिए जाते हैं, उनका सभी को पालन करना होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। नंबर 3, उत्पादन एवं वितरण पर सरकार का स्वामित्व, यानी प्रोडक्शन जो हो रहा है उस पर भी सरकार का स्वामित्व होगा और जो वितरण होता है उस पर भी सरकार का स्वामित्व होता है। सरकार ही इसमें निर्णय लेती है क्या उत्पादन किया जाए, कितना किया जाए, कैसे किया जाए और जनता तक किस प्रकार से उसको वितरित किया जाए, यानी जनता का रोल इसमें मुख्य रूप से होता है। नेक्स्ट अगर बिंदु 4 में अगर हम बात करें तो सामाजिक कल्याण को महत्व दिया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, याद होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत लाभ को महत्व दिया जाता था, लेकिन इस समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण को
महत्व दिया जाता है, जबकि समाज में समाज के कल्याण को ही इसमें सर्वोपरि माना जाता है। व्यक्ति का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है कि व्यक्तिगत हितों का इसमें बिल्कुल अनदेखी की जाती है। नंबर 5 की अगर हम बात करें तो उसमें शोषण का समापन हो जाता है। अर्थव्यवस्था का संचालन सरकार द्वारा होता है और सरकार सर्वहित को ध्यान में रखती है। प्रत्येक व्यक्ति को काम के बदले में पैसा मिलता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, तो सर्वहित को ध्यान में रखा जाता है। नंबर 7 में अगर बात करें तो पूर्ण रोजगार। समाजवाद में रोजगार विरासत के रूप में नहीं मिलता। यदि व्यक्ति योग्य है, काम करने की क्षमता है, चाहे वह गरीब है चाहे वह अमीर है, उसको उसकी योग्यता के अनुसार ही रोजगार मिलता है। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं था कि व्यक्ति की योग्यताओं का उसमें कोई भी महत्व नहीं था। नंबर 8 में अगर हम बात करें तो स्वतंत्र मूल्य प्रणाली का अंत इसमें हो जाता है। आपको याद होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, उसमें व्यक्ति विशेष होता था जो कीमतों का निर्धारण करता था, और ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसमें निजी व्यक्ति कीमत का निर्धारण नहीं कर सकता है, जबकि मांग और पूर्ति के आधार पर ही वस्तुओं की कीमतें निर्धारित की जाती है जो संपूर्ण समाज के लिए समान होती है। तो ये थी हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, जो लगभग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को हमने याद कर लिया। तो उन्हीं में थोड़ा सा अंतर है, केवल उसमें व्यक्ति विशेष को ध्यान और इसमें समाज और सरकार को ध्यान में रखते हुए इन बिंदुओं को हम अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के क्या गुण हैं, क्या इसके लाभ हैं। तो इस अर्थव्यवस्था में एक तो जो आर्थिक विकास है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो ये अच्छी बात है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा होती थी, लेकिन इस समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक विकास है वो तेज गति से होता है। नंबर 2 में अगर बात करें तो तीव्र गति से उद्योगों का भी विकास होता है। शोषण का अंत इस समाजवादी अर्थव्यवस्था के द्वारा हो जाता है और वर्ग संघर्ष का इसमें समापन हो जाता है। प्रतिस्पर्धा की भावना इसमें नहीं रहती है। और बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें योग्यताओं के अनुसार ही रोजगार प्राप्त होते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में। तो इस प्रकार से इसकी बहुत सारी ये अच्छाइयाँ थी और कुछ इसमें कमियां भी है। वो इस प्रकार से कि अपव्यय पूर्ण उत्पादन साधनों का उपयोग होता है, यानी जो उत्पादन के साधन हैं उसमें अननेसेसरी खर्च होता है, उनको कोई भी ध्यान में नहीं रखा जाता, क्योंकि उन साधनों को कोई अकेला मालिक नहीं होता है, तो संसाधनों पर या साधनों पर खर्च अधिक होता है, उस पर कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। दूसरी अगर बात करें तो लागत अधिक आती है और उत्पादन कम होता है, क्योंकि इसमें कोई अकेला व्यक्ति मालिक नहीं है, तो उनकी देखरेख संसाधनों की नहीं हो पाती, तो खर्चा तो अधिक हो जाता है और उत्पादन कम किया जाता है। दूसरी अगर इसमें बात करें तो व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, इसको अपना एक रोजगार समझ लेते हैं और खुद का वो संसाधन नहीं है, खुद का निजी लाभ इसमें नहीं बढ़ रहा है, इस बात को वो ध्यान में रखता है और जो उसका ड्यूटी है, उसका कार्य है, उसके प्रति उत्तरदायी वो नहीं होता है। नंबर 4 में अगर हम बात करें, नौकरी को निजी लाभ नहीं समझते हैं, वो केवल सरकारी नौकरी को ही अपना प्रेफरेंस देते हैं, जबकि ये नहीं कि अगर मैं काम करूँगा तो इसका उत्पादन घट रहा है या बढ़ रहा है, इन बातों से उसका कोई मतलब नहीं, उसको केवल अपनी तनख्वाह से मतलब होता है। आगे नंबर 5 में हम बात करें, अयोग्य व्यक्ति भी नौकरी से निष्कासित नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ी इसकी कमजोरी है, क्योंकि निजी लाभ में तो क्या उसका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो क्या था कि व्यक्ति अगर उत्पादन दे रहा है, काम कर रहा है, तो उसका वेलकम है, अदरवाइज़ वो उसे कंपनी से बाहर भी जा सकता है। तो इस समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये चीज़ है कि व्यक्ति का खुद का लाभ इसमें होता नहीं है, तो इसलिए अयोग्य व्यक्ति भी इसमें लगातार काम पर बने रहते हैं, जिसकी वजह से उत्पादन कम आता है। नंबर 6 में अगर हम बात करें तो जो घिसे पिटे साधनों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कोई भी कंपनी है तो प्रोडक्शन कितना दे रही है, लागत उस पर कितनी जा रही है, इस पर किसी का भी ध्यान नहीं होता है, तो परिणाम क्या होता है कि खर्चा तो अधिक हो जाता है
और उससे इनकम या उत्पादन कम हो पाता है। तो ये भी एक समस्या है कि व्यक्ति उसको अपनी संसाधन नहीं मानता है और एक नौकरी समझ करके उस संसाधन का यूज़ करता है और उसका क्या इनकम है और क्या उस पर खर्चा, इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आगे हम बात करें उत्पादित माल का गरीबों में दोषपूर्ण वितरण। एक तरफ हम बात करते हैं कि समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है वो समान वितरण पर ध्यान देती है, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं वो इस वितरण से बच जाते हैं, उन तक कोई भी सामान नहीं पहुंच पाता है, वो किसी निजी या खास व्यक्तियों तक ही वो जाकर के रुक जाता है। तो ये इसमें बहुत बड़ी समस्या है। आगे अगर बात करें तो और भी एक बड़ी कमी एक रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी को इसमें बढ़ावा है, क्योंकि व्यक्ति इसमें थोड़ा नौकरी को महत्व दिया जाता है और व्यक्ति नौकरी से निष्कासित नहीं किया जाता है, तो व्यक्ति अपनी नौकरी को बचाने के लिए रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और जो अपना काम समझ करके उसको काम नहीं कर पाता है। आगे अगर बात करें मंत्री पदों को प्राप्त करने के लिए धन का अपव्यय, इसमें एक सबसे बड़ी ये भी एक दोष है कि केवल प्रतिस्पर्धा, उनको प्रोडक्शन से मतलब नहीं कि कितना खर्च हो रहा है, इनकम कितनी हो रही है, उनको तो केवल अपने नाम और सौहार्द के लिए वो लड़ाई लड़नी है। तो जो अच्छे पद हैं उनके लिए व्यक्ति अधिक खर्च करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की वो चीज़ें नहीं पाई जाती है। आगे अंतिम बिंदु में अगर हम बात करें तो प्रतिस्पर्धा का अभाव पाया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा पाई जाती थी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का अभाव पाया जाता है, यानी कोई कंपटीशन इसमें नहीं होता है और जैसे कंपटीशन नहीं होगा तो उससे प्रोडक्शन कम आएगा और खर्चा अधिक होता है। तो इस प्रकार से जो आज का चैप्टर था वो हमने लिया, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है और कौन कौन से इसकी विशेषताएं हैं, कौन कौन से इसके गुण, लाभ और दोष हैं। तो अगली वीडियो हम लेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। तब तक धन्यवाद।